हाय एवरीवन, उपनिषद आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के हिस्ट्री एक्सपेक्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेनली जर्मनी के एकीकरण को लेकर बिस्मार्क की भूमिका पर आधारित है। इस क्वेश्चन को देखें तो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इस कारण इसमें हमें उतने खुलने का आयाम नहीं मिलेंगे, जिस कारण हमें सीमित शब्द सीमा में ही इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम 3 पार्ट में देंगे: परिचय, भूमिका व निष्कर्ष। परिचय की बात करें तो हम बता देंगे कैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में ही सफल हो पाया, अर्थात उसका भूमिका काफ़ी अहम थी। उसके अगर भूमिका के एस्पेक्ट की बात करें तो भूमिका को हम मेनली एक स्क्वायर के पिक्टोग्राफ से समझ सकते हैं। मेनली जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका 4 आयामों में प्रभावित तौर पर दिखती है। पहला हम कुशाग्र कूटनीति, दूसरे ब्लड एंड आयरन की नीति उसकी, थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे वो आंतरिक राजनीति करता दिखता है, और फोर्थ पार्ट में हम समझ सकते हैं कैसे उसे जनमत का समर्थन मिलता है। बिस्मार्क के अगर ब्लड एंड आयरन की नीति को देखें तो मेनली वो मानता था कि जर्मनी का एकीकरण साम्य तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें विरोध ही करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य महत्वाकांक्षी शक्तियाँ जर्मनी को एकीकृत होने नहीं देंगी, जिस कारण उसे ब्लड एंड आयरन की नीति का हमें प्रबल उदाहरण सेडोवा और सेडान के युद्धों में दिखता है। सेडोवा में पहली बार वो ऑस्ट्रिया को हराता है, जिस कारण उत्तरी जर्मनी एकीकृत हो जाता है, और सेडान में वो फ्रांस को हराता है, जिस कारण आगे चलकर दक्षिणी जर्मनी एकीकृत होता है। जब वो सेडोवा में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ता है तो वो फ्रांसीसी तटस्थता की बात करता है, जिससे फ्रांस तटस्थ होता है। वह ना तो ऑस्ट्रिया के खेमे में शामिल होता है, जिस कारण वह उसे दक्षिणी जर्मनी के भाग देने की बात करता है। पर एकीकरण में दक्षिणी जर्मनी को भी शामिल करना स्वतः की बात है, जिस कारण वह अगले चरण में जाकर फ्रांस को हराता है। उसके दूसरे पार्ट का अगर हम देखें तो वह आंतरिक राजनीति कैसे करता दिखता है। बिस्मार्क जब दक्षिणी जर्मनी और उत्तरी जर्मनी के एकीकरण की बात करता है तो जो वहाँ की संसद है, जो प्रशा के नेतृत्व में गठित थी, वो उसके समर्थन को खारिज करता है, जिस कारण से बिस्मार्क संसद को ही पलटता है। जिस कारण बिस्मार्क संसद को ही पलट देता है, जिसके अगले चरण में जाकर वह संसद में कृषकों की बहुलता को आधार देता है, और इससे वह जन समर्थन को भी अपने सहयोग में कर लेता है, जन समर्थन प्राप्त हो जाता है। एक इतिहासकार इस मुद्दे को आगे बढ़कर ये भी बोलते हैं कि बिस्मार्क ने हल और हथियार में मित्रता करवा दी थी। ऐसा कहने का मेन मुद्दा ये था कि जब कृषक प्रतिनिधित्व में आए और इनके मध्य से सरकार बनी
तो एकीकरण है तो युद्ध के लिए जो वित्त और सैन्य सहायता पहले संसद देने से मना कर चुकी थी, वह अब इसे प्राप्त होता दिखता है, क्योंकि संसद ही बिस्मार्क के अधीन आ चुकी है। तो बिस्मार्क जो चाहेगा रणनीति भी उसी तौर पर बनेगी। अगर इसके थर्ड पार्ट पर अगर देखें, जन समर्थन का मुद्दा, उत्तरी जर्मनी तो एकीकृत हो चुका था और दक्षिणी जर्मनी इसने फ्रांस के प्रभाव में छोड़ा था, पर बिना दक्षिणी जर्मनी के पूरी जर्मनी का एकीकरण तो असंभव था। इस कारण वह कुशाग्र कूटनीति का प्रमाण इस तौर पर देता है कि वह दक्षिणी जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद का उभार करता है। हालांकि दक्षिणी जर्मनी फ्रांस से सटा हुआ था और फ्रांस और दक्षिणी जर्मनी में कई समानताएं भी थी, जैसे उनका धर्म एक था, चर्च एक था, संपर्क से सामरिक समानताएं बन चुकी थी। परंतु बिस्मार्क यह सबसे अलग वहाँ के लोगों को यह छवि बताता है कि फ्रांस दक्षिणी जर्मनी पर अपना आधिपत्य करना चाहता है और यह आधिपत्य करके ना ही लोगों का समर्थन करेगा, ना व्यवस्था को साम्य रहने देगा, बल्कि यह साम्राज्यवादी हित से करेगा और साम्राज्यवादी हित मात्र दोहन को आधार देगी। इस कारण वह दक्षिणी जर्मनी को उत्तरी जर्मनी के साथ मिलने की बात करवाता है। अर्थात वह जर्मनवाद का विचार फैलाता है। हालांकि हमारा क्वेश्चन 150 वर्ड्स का ही है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एस्पेक्ट्स और जगह आपको मिलेगा अपने पेज भरने के लिए। इतने में ही आई थिंक 150 वर्ड्स एक्सीड्स कर जाएंगे। इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर आएंगे कि किस प्रकार बिस्मार्क अपनी निर्णायक भूमिका से जर्मनी को एकीकृत करता है। वह विश्व शक्तियों में जर्मनी को आधार प्रदान करवाता है। इसका फायदा जर्मनी को व्यापारिक शीर्षता में मिलता है और प्रथम और विश्व युद्धों की श्रेणी में जर्मनी विश्व शक्तियों के धुरी समूह में शामिल होता दिखता है। हालांकि इसका एक मॉडल आंसर भी है जो मेरा खुद का आंसर है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, पहले हम जर्मनी के एकीकरण को लेकर बिस्मार्क अपना अहम योगदान दर्शाता है, जिसके तहत वो अपनी नियम भूमिका दर्शाता है। भूमिका के तहत देखें तो रक्तलौ की नीति, आंतरिक राजनीति और कुशाग्र कूटनीति। 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता दिखता है। पहले हम बता देंगे कि रक्त और लौ की नीति कैसे है। बिस्मार्क के रक्त और लौ की नीति का प्रमाण सेडोवा में ऑस्ट्रिया तथा सेडान में फ्रांस से विजय से मिलता है। इससे प्रथम चरण में उत्तरी जर्मनी और द्वितीय चरण में दक्षिणी जर्मनी एकीकृत होता है। फिर हम बताएंगे एक आंतरिक राजनीति कैसे। संसदीय स्वरूप परिवर्तन से वह संसद में कृषक प्रतिनिधित्व प्रधानता से हल व हथियार में मित्रता करवा वित्त व सैन्य सुगमता से एकीकरण को आधार प्रदान करता है। वही हल व हथियार का मुद्दा। थर्ड पार्ट में बताएंगे कुशाग्र कूटनीति कैसे। कूटनीति से एकीकरण का प्रमाण व ऑस्ट्रियाई व फ्रांसीसी तटस्थता
वो राइनलैंड का क्षेत्र प्रदान करवा वो दक्षिणी जर्मनी से जर्मनवाद के विचार विस्तार से दर्शाता है। राइनलैंड वो इलाका था जिसमें जब वो सेडोवा से लड़ाई कर रहा था तो उसके दक्षिण का इलाका वो फ्रांस को दे चुका था समझौते के तहत, जिसमें मुख्यतः अल्सस और लोरेन के प्रदेश शामिल थे। यही कारण बनता है जो आगे चलकर विश्व युद्ध को आधार देता है और फ्रांस का जर्मनी के प्रति लड़ाई का कारण लेकर उभरता है। यही राइनलैंड का मुद्दा है। फिर बता देंगे निष्कर्ष। इस प्रकार बिस्मार्क अपने निर्णायक और रणनीतिक भूमिका के तहत अपने नेतृत्व में एकीकरण को आधार प्रदान करता है और उसे विश्व शक्तियों की धुरी में ला देता है।